नमस्कार, मैं विशाल और आप देख रहे हैं द न्यूज़ राइट और हमारे साथ बैठे हैं श्री मिथिलेश कुमार पाठक, जो कि हजारीबाग संसदीय क्षेत्र से सांसद प्रतिनिधि हैं। इनसे हम लोग जानेंगे, इनसे कुछ बात करेंगे अभी चुनावी मुद्दे के बारे में कि अभी जो चुनावी सरगर्मी बढ़ी हुई है और कुछ-कुछ मुद्दों में हम लोग इनसे बात करेंगे। तो नमस्कार सर, नमस्कार। आप अपना परिचय और फिर से हमारे दर्शकों को दे दें। मेरा नाम मिथिलेश पाठक हुआ और मैं वर्तमान में हजारीबाग लोकसभा संसदीय क्षेत्र से सांसद पूर्व मंत्री माननीय श्री जयंत सिन्हा जी का सांसद प्रतिनिधि हूँ। मैं शिक्षा विभाग देखता हूँ हजारीबाग ज़िले का और भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ। जी, धन्यवाद। तो आप हजारीबाग क्षेत्र से हैं, तो पहले हजारीबाग से ही स्टार्ट करते हैं। भाजपा ने अपनी उम्मीदवार घोषणा कर दी है और वहाँ से मनीष जायसवाल जी का चेहरा सांसद के रूप में दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या लगता है, सबसे पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे कि जयंत सिन्हा जो सांसद पहले थे, वो 2 बार सांसद कंटिन्यू रह चुके हैं, तो उनको हटाए जाने का क्या कहेंगे आप इस पे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक देश नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और इस पार्टी में सबकी इच्छा होती है, सब चाहता है कि मैं चुनाव लड़ूं, चाहे तो वह निचले स्तर का चुनाव हो या तो फिर सांसद का चुनाव हो, सबकी इच्छाएं होती हैं। माननीय जयंत सिन्हा जी का टिकट कटने की बात नहीं है, उन्होंने जो काम किया है वह पूरा देश देख रहा है। वे एक अच्छे जानकार हैं, आर्थिक मामलों के, वित्तीय मामलों के जानकार हैं। उन्हें लगातार 5 वर्षों तक श्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार मिला। इस बार तो उन्हें महा सांसद रत्न का भी पुरस्कार मिला। वे अच्छे काम कर रहे थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा यह चाहते हैं कि मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को मान सम्मान दें और मौका दें। वही मौका देने के लिए वे इस बार सदर विधायक मनीष जायसवाल जी को हजारीबाग लोकसभा क्षेत्र का उम्मीदवार बनाए हैं। विपक्ष का कहना है कि जयंत सिन्हा जो हैं, वो लोगों के बीच नहीं आते थे, वो जनरली जो राजनीतिक कार्यक्रम हुआ करते थे, उसी में शामिल हुआ करते थे और आपस में राजनीतिक अपने दल में ही वो ज़्यादा विख्यात थे, लोगों के बीच वो नहीं आते। तो इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल गलत बात है ये। वे हमेशा जब भी उन्हें समय मिलता था, वे अपने संसदीय क्षेत्र का दौरा करते थे और आम मतदाताओं से भी मिलते थे। हाँ, उनमें एक आप उसे खासियत कहें या आप अवगुण कहें, वे स्पष्टवादी व्यक्ति हैं। जो उन्हें लगता है कि यह सही है, वे वह बात आम जनता के बीच भी रखते थे, जिसके चलते जनता को लगता होगा कि वे हमारी समस्या को नहीं सुनते हैं। लेकिन वे झूठ नहीं बोलते थे, झूठ बोलने से परहेज करते थे और यही उनकी मैं समझता हूं कि खासियत है, विशेषता है। वे झूठ बोलकर लोगों को बहकाने और रिझाने का काम नहीं करते थे। वे अच्छे जानकार व्यक्ति हैं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का टॉप 10 विद्यार्थी हैं, इसलिए उन पर हमें गर्व है। विपक्ष का ये भी कहना है कि जयंत सिन्हा को कहीं न कहीं पहले पता चल चुका था कि इस बार हजारीबाग संसदीय क्षेत्र से उनको टिकट नहीं मिलने वाली है, और तो वो पहले ही उम्मीदवार की घोषणा के पहले ही उन्होंने पार्टी को छोड़ दिया। इस पे क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसी बात नहीं है। वे पहले भी बैठक में कहा करते थे कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वे भक्त थे और अभी भी वे इस्तीफा नहीं दिए हैं, वे अभी भी सांसद हैं। अगले सांसद के चुनाव होने के बाद ही वे सांसद पद से हटेंगे, स्वतः हटेंगे, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी में बने हैं, बने रहेंगे, काम करते रहेंगे, देश की सेवा करते रहेंगे। मांडू विधायक जेपी भाई पटेल का बीजेपी छोड़ना और कांग्रेस का दामन थामना, क्या कारण हो सकता है? उनका निजी स्वार्थ, उसे हम कह सकते हैं। ख्वाब देखना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन जो योग्य व्यक्ति हैं, पार्टी ने जिन्हें स्थान दिया है, जिन्हें उम्मीदवार बनाया, उनके प्रति आस्था व्यक्त करना हम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं का दायित्व भी बनता है। उनकी जो मंशा रही होगी,
शायद उनकी पूर्ति नहीं हुई होगी। हालांकि मैं कहता हूं कि वे जब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए, उन्हें सम्मान दिया गया, मांडू से उन्हें टिकट दिया गया और वे जीते भी, तो उन्हें अभी पार्टी नहीं त्यागना चाहिए था। हालांकि उनके पार्टी चले जाने से, कांग्रेस में जाने से भारतीय जनता पार्टी के सेहत पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अभी अभी झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन है, अभी वो जेल में है। और कल का ही न्यूज़ है कि दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर थे, मुख्यमंत्री थे, उन्हें भी ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। तो विपक्ष का लगातार ये दोष लगाया जा रहा है मोदी सरकार पे कि मोदी सरकार अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रही है, ईडी के ताकत का गलत इस्तेमाल कर रही है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, ईडी एक स्वतंत्र संस्था है और इसमें किसी दल का, किसी प्रधानमंत्री का अथवा किसी मुख्यमंत्री का कोई हस्तक्षेप नहीं काम करता है। लोगों का, विपक्षियों का काम है आरोप लगाना। वे आरोप लगाते रहें, लेकिन मैं तो ये मानता हूं कि जो भ्रष्टाचारी हैं, जो काले धन इकट्ठा किए हैं, जो कहीं न कहीं अपराध में संलिप्त हैं, उन्हें सजा अवश्य मिलनी चाहिए और उन पर कार्रवाई संबंधित संस्था द्वारा अवश्य की जानी चाहिए, चाहे वो किसी भी दल के हों। और उन्होंने जो अपराध किया उसके तहत उन्हें संस्था द्वारा कार्रवाई किया जा रहा है उनके ऊपर। ये भी बात कही जाती है कि भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता है, या तो लीडर है, या तो बड़े बड़े केंद्र में हो या तो स्टेट में हो, उन पे ईडी कार्रवाई नहीं कर रही है। मतलब जो भाजपा में शामिल हो जाती है, तो बोला जाता है एक तरह से मोदी वॉशिंग डिटर्जेंट पाउडर अब सामने आया होगा कुछ दिन पहले मीम्स के रूप में। तो ये कहाँ तक ये सही है कि भाजपा में जो आ गई, जो कार्यकर्ता भाजपा में आ गए वो ऊपर धुल जाते हैं, और जो नन भाजपाई है उन पे ईडी हमेशा छापेमारी करती है? नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है। जो भारतीय जनता पार्टी में है, यदि वे अपराधी हैं, यदि वे कहीं न कहीं अपराध में शामिल हैं, भ्रष्टाचार में शामिल हैं, तो भाजपाइयों पर भी कार्रवाई होगी। नहीं होगी ऐसी कोई बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी कोई वॉशिंग मशीन नहीं है, बल्कि इसमें भी जो कार्यकर्ता हैं वे उनके ऊपर कार्रवाई अवश्य होगी। भले ही देर सवेर कार्रवाई निश्चित होनी है यदि कोई भ्रष्टाचारी हैं तो। हजारीबाग से मनीष जायसवाल जो सदस्य विधायक अभी प्रेजेंट में है, उनका पलड़ा कैसा लग रहा है हजारीबाग में? मनीष जायसवाल जी 5 लाख वोटों के अंतर से विजयी होंगे। हजारीबाग संसदीय क्षेत्र के वे भावी सांसद हैं। वे अपनी कर्मठता, अपने कार्य कुशलता की वजह से पूरे क्षेत्र में प्रसिद्धि प्राप्त किए हैं। उनके प्रति किसी भी प्रकार की कोई दुर्भावना किसी के मन में नहीं है। उन्हें केवल प्रमाण पत्र विजयी होने का मिलना बाकी है। झारखंड में एक नया चेहरा जयराम महतो के सामने आया है। उनकी पार्टी JLKM, झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, ये जो सामने है, यहाँ पे हजारीबाग क्षेत्र से संजय मेहता JLKM से उनका चेहरा आया है। ये बताया जा रहा है कि झारखंड में वो जयराम महतो जो हैं वो झारखंड के तरक्की का बात करते हैं, 1932 खतियान का बात करते हैं और यूथ के नौकरियों का बात करते हैं। तो आपको क्या लगता है उनका खड़ा होना, मतलब JB केसेस का जो प्रत्याशी का हजारीबाग से खड़ा होना मनीष जायसवाल के वोट को कट कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। संजय मेहता यदि उम्मीदवार बनते हैं, जैसा कि आपने बताया, उसका कोई प्रभाव भारतीय जनता पार्टी के मतदाताओं पर नहीं पड़ने वाला है। वे 2-4-5 हजार वोट के अंदर सिमटने वाले हैं। उनके वोटों का किसी भी प्रकार का भारतीय जनता पार्टी के वोट पर असर नहीं पड़ने वाला है और इसलिए हम लोग स्वतंत्र हैं। मनीष जायसवाल जी के करीब उनके नज़दीक कोई उम्मीदवार नहीं है। जितने भी उम्मीदवार खड़े होंगे सबका जमानत जब्त होगा, यह हमारी मान्यता है। JLKM बोला जाता है कि एक विशेष समुदाय के लोग काफ़ी समर्थक कर रहे हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वोट जितना सांसद बनना, विधायक बनना किसी खास वर्ग या किसी खास जाति के वोट से कोई नहीं बन सकता है। उसके लिए चाहिए सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोगों का
विश्वास जीतना और सभी धर्म जाति के लोगों का विश्वास जीतने में अन्य दल के लोग, अन्य दल के उम्मीदवार नाकामयाब साबित होंगे। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसके प्रति सभी वर्गों का, सभी जातियों का की आस्था है और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो बीते 10 वर्षों में करके दिखाए, आज विश्व स्तर पर उनकी पहचान है। आज भारत का नाम अदब के साथ लिया जाता है। तो इसका प्रभाव भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों पर पड़ेगा, वोटरों पर पड़ेगा और वे विजयी होंगे। कुछ लोगों का कहना है कि राम मंदिर अयोध्या में इस बार जो उद्घाटन हुआ, उस उद्घाटन समारोह में एक प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए। इस पे आप क्या कहेंगे? क्यों नहीं जाना चाहिए? देश के अंदर का कार्यक्रम है, चाहे वो धार्मिक कार्यक्रम हो, सामाजिक कार्यक्रम हो, राजनीतिक कार्यक्रम हो। हमारे वो मुखिया हैं, देश का घर का मालिक जब होता है, घर में कई प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो सामाजिक कार्यक्रम हो, धार्मिक कार्यक्रम हो, और घर का व्यक्ति, घर का जो मुखिया हो, वह उसमें शामिल नहीं हो, यह कहाँ तक उचित बात है? अगर राम मंदिर का निर्माण, उसके उद्घाटन में जो बीते 500 वर्षों तक यह मामला संदिग्ध था, इसे कोई देखने वाला नहीं था, उसके समस्या का निदान जिन्होंने किया और इस मौके पर अगर वे जाते हैं, बड़ी खुशी की बात है। मंदिर बनना केवल धार्मिक मान्यता, धार्मिक कार्यक्रम नहीं था। मंदिर वहाँ बना, उससे कई प्रकार के चीज़ों का वहाँ पर विकास हुआ है। वो एक पर्यटक स्थल के रूप में जाना जा रहा है। उस क्षेत्र के लोगों को रोजगार, रोजी रोजगार से जोड़ा जाएगा। इसलिए उस कार्यक्रम में उन्हें शामिल होना बहुत ही सुखद है, प्रशंसनीय है। झारखंड में कुछ संसदीय क्षेत्र हैं जैसे गिरिडीह, चतरा, धनबाद, यहाँ से अभी तक बीजेपी अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। मतलब कुछ अलग प्लान चल रहा है कि क्या? ऐसी कोई बात नहीं है। एक साथ झारखंड के सभी लोकसभा क्षेत्रों के उम्मीदवार की घोषणा कर दी गई है, केवल 3 छोड़कर, जिसमें चतरा, धनबाद और गिरिडीह है। तो गिरिडीह को आजसू के लिए छोड़ दिया गया। बाकी धनबाद और चतरा का उम्मीदवार बहुत जल्द ही हम लोगों के करीब पहुंचने वाले हैं, उनकी घोषणा होने वाली है। भारतीय जनता पार्टी महासमुद्र है और उसमें मंथन तो चलता ही है। भारतीय जनता पार्टी वैसे कैंडिडेट को उतारना चाहती है जो विजयी श्री का सेहरा दिला सके भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए थोड़ी विलंब हो रही है। अन्य पार्टियों के लोग कहां अभी तक उम्मीदवार उतार पाए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो पहले छक्का लगा दिया है। गिरिडीह संसदीय क्षेत्र से जेएलकेएम के मुख्य नेता जयराम माथुर, वहां से वो खुद लड़ रहे हैं और ये भी बोला जा रहा है कि उस क्षेत्र में चंद्रप्रकाश चौधरी जो करेंट वर्तमान में सांसद हैं, उतना विख्यात नहीं है लोगों के बीच। तो वहाँ पे जयराम माथुर का पलड़ा जो है वो भारी सा नजर आ रहा है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं, किसी का पलड़ा कहीं भारी नहीं है। केवल भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में आने वाली है, 400 से अधिक का आंकड़ा छूने वाली है। भारी बहुमत के साथ, 2/3 बहुमत के साथ केंद्र में फिर से मोदी जी आ रहे हैं। कहीं किसी का कोई वर्चस्व नहीं है भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके। जयराम महतो का तो कोई कहना ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य 5 काम आप बताएंगे? भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले आम लोगों तक, जो गरीब व्यक्ति थे जिनका बैंक में खाता नहीं खुलता था, जनधन योजना के तहत खाता खुलवाया गया है। गरीबों को असाध्य रोगों के इलाज के लिए पैसे नहीं होते हैं, उनके लिए प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत योजना का शुभारंभ किया। उसकी मदद से 5 लाख रुपए तक का गरीबों का मुफ्त में इलाज हो जाता है। अभी कोरोना काल से अभी तक गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को अनाज दिया जा रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब असहाय लोगों को मोदी जी के प्रति आस्था विश्वास जगा है। जो लोग कभी लकड़ी कोयले की मदद से, उपले की मदद से खाना पकाती थी स्त्रियां, वे असाध्य रोग से पीड़ित हो जाती थी। आज प्रधानमंत्री जी ने उन्हें उज्ज्वला गैस योजना के तहत कनेक्शन दिलवाया
और आज वे सुखी संपन्न घर में बीमारियों से बिल्कुल निश्चिंत होकर के खाना पकाने का काम कर रहे हैं। गांव-गांव तक यदि कोई सड़क पहुंचाया तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार की यह स्कीम है जो गांव तक विकास की किरण पहुंचाने में मदद किया है। तो इन सब कार्यों के बदौलत फिर से नरेंद्र मोदी जी की सरकार केंद्र में बनने वाली है। इसमें किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु नहीं है। अभी हाल फिलहाल का ही बात है, जैसे या तो अरविंद केजरीवाल का जेल जाना, ईडी की जांच, झारखंड में हेमंत सोरेन का जेल जाना और अदर पार्टी के नेताओं जैसे बड़का गांव से अंबा प्रसाद के घर में छापेमारी, ये सब हो गया। फिर कांग्रेस का अकाउंट सीज होना। तो ये सब घटनाओं से विपक्ष का कहना है कि मोदी जी जो हैं वो तानाशाही पे उतर चुके हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे? कहीं कोई तानाशाही नहीं है। गलत करने वाले चाहते हैं कि मुझे छूट मिल जाए, गलत करने की छूट। जो नरेंद्र मोदी जी ऐसा नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और मैं समझता हूं कि यह देश हित में है और देश हित में जो भी कार्य होंगे उसमें मोदी जी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, चाहे वो अंबा प्रसाद हो, जो गलत ढंग से पैसे कमा रहे हैं उन पर शिकंजा कसना बहुत ही जरूरी है। जो गलत ढंग से पैसे कमाकर टैक्स चोरी कर रहे हैं उन पर यदि कहीं से कोई कार्रवाई होती है तो मैं समझता हूं कि वह अच्छी बात है। आपसे आखिरी सवाल होगा कि आप भारतीय जनता पार्टी में आगे भविष्य में अपने आप को कहाँ देखते हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूं और भारतीय जनता पार्टी मुझे जहां लगाएगी मैं दिल से भारतीय जनता पार्टी के साथ हूं, कमल फूल के साथ हूं और जीवन भर रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।